आज हम लोग अपनी वीडियो नंबर 10 में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो हमको कवर करना है वो हमारे 3 टॉपिक्स है टोटल, जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और पूरा सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है अकाउंट बैलेंसिंग, दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच, तीसरा है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब इन तीनों को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरे एक इंस्टा आईडी है shruti.agrawal.04। अगर आप लोगों की कोई भी पिछले चैप्टर्स को लेकर के कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, तो आप मुझे उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करके विजिट करके आप मुझे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो यहाँ पे तो जो सबसे पहली चीज सीखने वाले हैं दैट इज अकाउंट बैलेंसिंग। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंसिंग में हम लोग को ये समझना है कि अकाउंट बैलेंसिंग होता क्या है। एक तरीके से बोले तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट बैलेंसिंग का टर्म को ही देखें तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि अकाउंट बैलेंसिंग यहाँ पे बोल रहे हैं टर्म्स को या डेबिट या और क्रेडिट दोनों को इक्वल बताना, यानी कि जो हमारा अकाउंट है उसको बैलेंस करना। यानी कि यहाँ पर मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि हम लोग अकाउंट बैलेंसिंग में एक समराइज्ड स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में एक चीज पढ़े थे कि हमारी जब थर्ड प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की दैट इज ऑफ रिकॉर्डिंग, उसमें हम क्या करते हैं अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहती है उसको अपनी बुक्स पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं एक अलग से कुछ बहुत सारी किताबें बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं हर एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शंस को उस बुक्स पे डालते जाते हैं। जैसे कि अगर परचेज की ट्रांजैक्शंस है तो हम लोग परचेज की ट्रांजैक्शंस को एक बुक पे डाल रहे हैं। सिमिलरली अगर सेल्स की ट्रांजैक्शन है तो सेल्स की सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक पे डाल दिए। ठीक है, तो जब हम लोग अलग अलग बुक बनाते हैं, ठीक है, सेपरेट ट्रांजैक्शंस की, परचेज की तो परचेज का बुक, सेल्स है तो सेल्स की बुक, तो इन सारी अलग अलग बुक को हम बोलते हैं लेजर। ठीक है, और हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम एक अकाउंट बैलेंसिंग में क्या करते हैं एक समरी स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि अगर मैं परचेज की सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में लिख रही हूँ तो वाली बुक मेरी कौन सी बुक हो जाएगी, परचेज बुक हो जाएगी। ठीक है, और परचेज की क्योंकि मैंने यहाँ पे बुक निकाल ली है, बना ली है, तो अब मुझे बुक को अलग से खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये वाली परचेज थी, वो परचेज थी, तीसरी परचेज थी, चौथी थी। अब मैं सीधा डायरेक्टली देखने वाली हूँ कि मेरी टोटल परचेज कितने रुपए की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मेरी परचेज हुई है 80,000 रुपीज की, तो मैं यहाँ पर कोई भी अगर कल को मेरे को पूछेगा कि आप इस साल में कितनी परचेज किए थे, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे कि मैंने 80,000 की खरीदी करी थी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने सेल्स की 1,20,000 रुपए की उसी सामान को प्रॉफिट में बेच करके, तो अब मेरी सेल्स पूरी साल भर की कितनी हो गई, दैट इज 1,20,000। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ समरी स्टेटमेंट बना रही हूँ जिसको हम किसके अंदर में डालते हैं, अकाउंट बैलेंसिंग के अंदर में डालते हैं। अब इसकी बात रही डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन मैं बाद में कवर अप करूंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग को जो अगली चीज पढ़नी है वो ये है कि एक अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, हम एक अकाउंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अकाउंट फॉर्मेट की, तो यहाँ पर हम एक चीज, सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है कि हम लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारे 4 कॉलम बनते हैं, सिमिलरली राइट साइड में भी हमारे 4 कॉलम बनते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे जो कॉलम्स है वो है डेट, उसके बाद है पर्टिकुलर्स, उसके बाद है लेजर फॉलो और उसके बाद अमाउंट। सिमिलरली राइट साइड में भी सेम चीजें रिपीट होती है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो और अमाउंट। अब बात रही लेजर फॉलो बनाने की, तो लेजर फॉलो का आप चाहे तो आप इसको क्यों बनाते हैं, इस चीज को आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट में जानना चाहें कि लेजर फॉलो क्यों बनाते हैं, तो इसका रीजन ये है कि ये एक तरीके का जैसे हम अपनी नोटबुक्स के ऊपर में लिखते हैं पेज नंबर, सिमिलरली हम यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, अगर हम परचेज की यहाँ पे अकाउंट बना करके ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि हमारे कौन से पेज नंबर पे ये इसकी एंट्री की गई है। ठीक है, अगर मैं सेल कर रही हूँ तो सेल की ट्रांजैक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखी हूँ तो मुझे बगल में लिखना है कि मेरा पेज नंबर कहाँ पर ये वाले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, तो अपने को बस ये चीज समझना है कि लेफ्ट साइड को अपन बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, और उसका फॉर्मेट इस तरीके से बनाया जाता है। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट के क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में समझने से पहले हमको दो मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। एक मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि जो बहुत पहले से फॉलो होता आ रहा है वो वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मॉडर्न अप्रोच, जो कि अभी अभी न्यू वे में न्यू तरीके से बना हुआ है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या वेज हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की गई है। फिर उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच, और इतना होने के बाद फिर हम चैप्टर को एंड कर देंगे। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। मेथड्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड से हम सीख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करके अपने अकाउंटेंसी को इजी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा अरे ये सभी क्या लिख दिए, सब कचरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कचरा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग सीए बनना चाहते हो तो सीए में भी काम आएगा, बैंक ड्राइंग का काम करते हो तो उसमें भी ये चीज काम आएगी, बिजनेस करते हो तो उसमें भी ये चीज काम आएगी, और अगर हम डेली टू डेली लाइफ में भी देखें तो ये चीज हमारे एक्चुअल में काम आती है। कैसे काम आती है, जब हम लोग इसको सीख लेंगे तब आप उसको खुद से मैनिपुलेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मैं इस मॉडर्न अप्रोच को अभी हटा रही हूँ, ठीक है, इसको अभी भूल जाओ कि ये भी कोई मेथड होता है। हम सिर्फ यहाँ पे भी फोकस करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे पहले दो टर्म्स में क्लासीफाइड है, पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल, ठीक है। अब बुक में अगर मिलाओगे तो बुक में जो दिया हुआ है वो ठीक से सिर्फ यही हेडिंग दी हुई है कि पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिटेलिंग में ठीक से बात करूं तो इसमें तीन तरह की कैटेगरीज दी हुई है, ठीक है। अगर आप लोग बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिजिटली पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बुक फॉलो करके भी पढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं दिया है तो आप लोग घबराओ मत, क्योंकि आप अगर सिर्फ हेडिंग पढ़ते हो तो आपको हो सकता है कि आगे जाकर के कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं इसको डिटेलिंग में करा रही हूँ। डिफिकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, बस यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे नोट कर लेना। तो पहला कैटेगरी है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल में तीन कैटेगरीज है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। नेचुरल पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल पर्सन में वो लोग आते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिसके नाम का खाता खुल सकता है, जिसका कोई एक बिजनेस हो, जो एक ह्यूमन बीइंग है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, और वो लॉ के थ्रू जो वेरीफाई हो चुका है, जो वेरीफिएबल हो चुका है, उन सारे लोगों का जब हम खाता खोलते हैं उसको हम किस में डालते हैं, नेचुरल पर्सनल के अंदर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, ठीक है, इसके बाद सोहन्स अकाउंट, ठीक है, रीताज अकाउंट, वर्षाज अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे लोग किस में जाएंगे, नेचुरल पर्सनल के अंदर में जाएंगे, ठीक है। जो नेचुरली एक अर्थ का, एक वर्ल्ड का पार्ट है, उन सारे लोगों को हम डालते हैं नेचुरल पर्सनल में। दूसरी अगर बात करें तो वो है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, ठीक है, और जिसका डे टू डे हम लोग यूज करके कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस पर डीलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी डीलिंग करते हैं तो डीलिंग करते वक्त हम लोग ये नहीं देखते कि जब डीलिंग होती है दो कंपनियों के बीच में, तब वहां पर जो सील लगता है, वहां पर जो सिग्नेचर लगता है वो कंपनी का लगता है, ठीक है। कि कल को अगर वो रिलायंस की कंपनी मेरे साथ डील कर रही है तो ये नहीं है कि अंबानी जी इसमें साइन करने वाले हैं, जो कंपनी है उसका एक सील होता है, उसका एक सिग्नेचर होता है, जिसका थप्पा मेरे साथ डील करने का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल में वो लोग आते हैं जैसे कि कंपनीज हो गई, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, टाटा की कंपनी हो सकती है, एशियन की कंपनी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद रिलायंस की हो सकती है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल। क्यों, क्योंकि ये एक तरह की कंपनी है, ठीक है। एक तरीके से अपन देखें तो ये एक तरह का पर्सनल है, पर्सन है जिसको हम डिजाइन किए, जिसको हम बनाए, हम खड़ा किए हैं, और इसमें लोग जुड़े हुए हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा कैटेगरी आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल्स पे हम लोग को क्या डालना है, वो सारी चीजें जो दूसरों की ड्यू हो यानी कि जो हमको अभी देना था लेकिन अभी तक के हम दिए नहीं है, किसी से हम उधारी ले लिए, ठीक है, या फिर किसी की उधारी अभी देनी बाकी है, या कोई हमें अभी उधारी देगा, ठीक है। जब भी ऐसे लिखा रहेगा कि राम्स रेंट वाज ड्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नाम आ रहा है राम, और क्या आ रहा है, रेंट वाज ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है कि कोई चीज उसकी लेट हो गई, उसका रेंट देना हमारे बिजनेस की तरफ से बच गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, राम रेंट वाज ड्यू, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनैलिटी। अब आई होप सो कि ये तीन चीजें समझ आ गई होगी। दैट इज नेचुरल पर्सन, यानी कि यहाँ पे पर्सन जाएगा। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, यहाँ पे कंपनीज जितनी भी होती है उन सारे को नाम को यहाँ पे लिखने वाले। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस पे जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग रहती है और किसी के नाम पे होगी, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है किसी की, तो अगर वहाँ पे नाम लिखा है सोनूज आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर में डालने वाले। वेयरएस नहीं, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको सिर्फ दूसरे कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज आई होप सो क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पर्सनल की। तो इम्पर्सनल में दो चीज आती है, सबसे पहला है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट आता है हेडिंग के अंदर में, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में जितने भी हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स यानी कि जो भी हमारी ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस को फायदा देती है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सबको हमको रियल अकाउंट में डालना है, एक्सेप्ट बैंक और डेटर, ठीक है। बैंक एक तरीके से देखिए, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है हमारे पास, तो एचडीएफसी बैंक एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसको लोगों ने खड़ा किया है, बनाया है। तो ये किस में जाना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सनल में जाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर एसेट्स में बैंक को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास कैश है तो कैश इसी में ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कैश तो हम लोग कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है नहीं, ठीक है, हम लेन देन कर रहे हैं, हमारा पैसा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये हमारा एसेट यहाँ पे जाएगा। बैंक की अगर बात करूँ तो बैंक स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि इसमें जाना चाहिए आर्टिफिशियल पर्सनल में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला चीज है डेटर। डेटर यानी कि वो पर्सन जिससे हमारी उधारी बाकी हो, यानी कि जो हमको अभी पैसे ला करके देगा, हमारे बिजनेस को भी पैसे देगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कोई ना कोई पर्सन ही होगा, ठीक है। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सन है तो उसको हम लोग को किस में रिकॉर्ड करना है, नेचुरल पर्सनल के अंदर में। अगर किसी भी नाम का अकाउंट बन रहा है तो अपन को डालना है नेचुरल पर्सनल के अंदर में। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा डेटर्स है उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं नेचुरल पर्सनल के अंदर में, ठीक है। तो बैंक और डेटर को छोड़ करके जितने भी हमारे एसेट्स हैं सारे के सारे रियल अकाउंट में आएंगे। दूसरी कैटेगरी इम्पर्सनल अकाउंट की है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो नॉमिनल अकाउंट में अपन करते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारे एक्सपेंसेस और रिवेन्यू को, ठीक है। तो रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो रिवेन्यू यानी कि वो पैसा जो हम कुछ सेल्स करके कमाते हैं, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। और इसके अलावा जो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि जो भी हमारे डे टू डे बिजनेस पे खर्चे हो रहे हैं, हम बिजनेसमैन है तो हम सामने वाले को, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को रेंट देना पड़ता है। अगर हमारी जमीन जो है वो लंबे समय के लिए हायर की गई है, हमारी खुद की नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, रेंट देंगे। और इसके बाद अगर बात करूँ तो हमारे कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो कि हम लोग को रिकॉर्ड करना है नॉमिनल अकाउंट के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है जो कि आउटस्टैंडिंग हो, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी हो, जो हमारे लिए बोझ हो, ठीक है। तो बोझ है यानी कि हमारी जो वेजेस थी हमको 2 महीने पहले देनी थी, अब हम लोग अभी दिए नहीं है, यानी कि वो क्या हो गई, हमारी जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि वो वेजेस जो कि हमको पहले देनी चाहिए थी लेकिन हम अभी तक के उसको दिए नहीं थे। तो रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग उसको लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है।
और नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि वेजेस क्या है हमारे लिए एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंस है, तो हम लोग को एक तरीके से यहाँ पर लिखना चाहिए था एक्सपेंस को, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहता कि राम्स आउटस्टैंडिंग वेजेस वाज ₹6,000, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर में। Whereas अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है इस टर्म के आगे में, तो हम लोगों को कभी भी उन सारी चीजों को नॉमिनल अकाउंट में ही सिर्फ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और अगर नाम लिखा रहता तो अपन को रिकॉर्ड करना रहता रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये अभी ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ में। मॉडर्न अप्रोच काफी इजी है, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी काफी इजी है। सारी जितनी भी रूल्स और अकाउंटिंग है इस बारे में पहले मैं देख लेती हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच में मेरे कितने कितने रूल्स है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच की तरफ में। तो यार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स, यानी कि जो हमने 3 अकाउंट के बारे में पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में, उसमें क्या क्या रूल्स कैसे कैसे फॉलो होते हैं, क्या चीज को डेबिट करना है, क्या चीज को क्रेडिट करना है, उस बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे लिखी हूँ एकदम सेम वे में अपनी कॉपीज में नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला पर्सनल अकाउंट हमको ये बोलता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर हम लोग एक बिजनेस चला रहे हैं और हमको अगर किसी दूसरे पर्सन से, एक्स पर्सन से, वाई पर्सन से पैसे आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, रिसीवर है तो अपने को क्या करना है, हमारे अकाउंट को डेबिट करना है। सिमिलरली अगर हम किसी को पैसे चुका रहे हैं, अगर हम किसी को पैसे चुका रहे हैं तो हम क्या हुए, हम हुए गीवर, ठीक है। तो गीवर अगर जब हम गीवर बनेंगे तो हमको क्या करना है, अपने आप को क्रेडिट करना है, ठीक है। अगला जो रियल अकाउंट का रूल है वो ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग रियल अकाउंट में सारे जितने भी एसेट्स रहते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो एसेट्स अगर हमारे बिजनेस के अंदर में आ रहे हैं तो उसको लिखना है, उसको करना है हम लोग को डेबिट। Whereas अगर हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है या फिर कोई भी एसेट जा रहा है तो उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एसेट हो सकते हैं एक्सेप्ट बैंक या डेटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी को पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल अकाउंट में अगर मैं किसी से सामान खरीद के लाई, ठीक है, उधारी में सामान खरीद के लाई मैं, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने उससे क्रेडिट में सामान खरीदा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, उसको बाद में पैसे चुकाऊंगी। तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि मैं एक गिवर हूँ, तो मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। Whereas अगर मेरा कोई डेटर है, ठीक है, डेटर यानी वो पर्सन जिससे मेरे को पैसे रिसीव होने हैं, जिससे मेरे बिजनेस को पैसे रिसीव होने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या हुई, रिसीवर हुई। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हमको ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। यानी कि हमारे अगर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वेजेस हो रही है, सैलरी हो रही है, इसके अलावा अगर हमको कल को हमारे अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं फायर से, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या लॉस है। तो ये सारी चीजें जब अगर होती है हमारे साथ हमारे बिजनेस में, तो हमको क्या करना है, डेबिट करना है। अगर हम किसी को वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, हमारा वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, तो अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। सिमिलरली अगर हमको कोई इनकम हो रही है, कोई गेन हो रही है, ठीक है, जिस चीज हम लोग मशीन को खरीद के लाए थे 10,000 रुपए में, ठीक है, अब उसको बेच रहे हैं 15,000 रुपए में, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हमको यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो एक तरीके का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है, ठीक है। जिस हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस सोच रहे थे कि 8,000 में बिकेगा वो 10,000 की मशीन, लेकिन आज के डेट में वो बिक रही है 15,000 रुपए में, तो हम बोल सकते हैं कि हमको अच्छे तरीके से गेन हुआ है। सिमिलरली अगर हमको अगर ऑल इनकम यानी कि वही प्रॉफिट होता है, अगर हमको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी गेन हो रहा है, तो हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। हमको अगर कल को कोई कमीशन दे रहा है, हमारे काम को अच्छा देख करके कोई रेंट दे रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो ये सारे जो रूल्स है ये है ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को। तो अब पढ़ना है मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के बारे में, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखने का दूसरा तरीका है। मॉडर्न अप्रोच को सीखने के लिए हम एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हैं, वो ये टर्म को याद रखना, दैट इज क्लियर।
कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स या रेवेन्यू, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी में होगा, या तो वो कैपिटल होगा, या तो लाइबिलिटी होगी, या तो एक्सपेंस होगा, या तो एसेट होगा, या तो रेवेन्यू होगा, ठीक है। अब इसके रूल्स को सीखने का और समझने का, यहाँ पर तो मैं कितना सारा डेबिट और क्रेडिट लिख रखी हूँ, आधे से ज्यादा लोग बोलने वाले अरे ये सब इतना सारा लिखती है, याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल टेक्निक है, दैट इज, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्सपेंस और एसेट्स के वो जो रूल्स चल रहे हैं वो एक जैसे चल रहे हैं। दैट इज, हमारा अगर एक्सपेंस है सैलरी, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सपेंस है सैलरी, तो यहाँ पे रूल ये बोलता है कि अगर आपकी सैलरी का खर्चा बढ़ रहा है तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। वेरएस अगर आपका सैलरी का खर्चा कम हो रहा है तो उसको अपन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एसेट है, एग्जाम्पल मशीन, ठीक है, आपके पास अगर बिजनेस में कल को मशीन आ रही है, इंस्टॉल हो रही है, तो आपको क्या करना है, डेबिट। वेरएस अगर आपकी मशीन कम हो रही है, ठीक है, कल आप उसको बेच दे रहे हो, उस मशीन को, जो आपकी मशीन बिजनेस में थी वो कम हो गई, तो अपने को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ कि एक्सपेंस और एसेट्स का वो जो रूल्स है वो एक जैसा चल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हो कि कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के एक जैसे रूल चल रहे हैं। अब कैसे, कैपिटल किसका होता है, प्रोप्राइटर का होता है। प्रोप्राइटर यानी कि जो भी हमारा बिजनेसमैन है वो, ठीक है। तो प्रोप्राइटर के हिसाब से अगर वो कल को हमारे बिजनेस पे पैसा लेकर के आ रहे हैं, हम प्रोप्राइटर और जो हमारा बिजनेस है उन दोनों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है, अलग अलग उसको कंसीडर करते हैं कि बिजनेस एक अलग आर्टिफिशियल कंपनी है और जो उसको चला रहा है, जो उसको रन कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल अलग पर्सन है, ठीक है। तो हमारी ये जो भी कैपिटल आएगा उस तरीके से क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर कल को बिजनेस में प्रोप्राइटर पैसे लेकर के आ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो अपने को क्या करना है, क्रेडिट। वेरएस अगर हमारा कैपिटल जो बिजनेसमैन लेकर के आया था उसको कल वो ड्रॉइंग्स कर लिया, वो पैसे बाहर निकाल लिया बिजनेस में से, तो हमको क्या करना है, उसको डेबिट, ठीक है। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट, घटेगा तो उसको करना है डेबिट। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटीज में कौन आते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, वो लोग जिससे हम उधारी में सामान खरीदते हैं, हम, ठीक है। तो अगर हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा तो अपने को करना है क्रेडिट, वेरएस अगर घटेगा तो उसको करना है डेबिट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यानी कि वो पैसा जो हम सेल्स करके कमाते हैं, ठीक है। तो सेल्स, यहाँ पर अगर हम, हमारी सेल्स हमारी करने से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हम सेल्स कर दिए, ज्यादा अमाउंट पे सेल्स कर दिए, हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए तो उसको करना है क्रेडिट। वेरएस हमारी सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है, सेल्स करने से हमको कम पैसे आ रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, तो उसको अपन को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो ये है हमारे मॉडर्न अप्रोच के रूल्स। इसके बाद हम लोग को जो लास्ट टॉपिक अब पढ़ना है वो है अकाउंट बैलेंसिंग के बारे में, यानी कि हम डेबिट और क्रेडिट को दोनों को इक्वल कैसे करेंगे इस बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट के बारे में जैसे मैं पहले बोली थी कि मैं डेफिनेशन लिखाऊंगी और इसको ठीक से कवर करूंगी, तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है उसको लिख लो। दैट इज, इट मीन्स टोटलिंग द साइड ऑफ एन अकाउंट एंड फाइंडिंग द बैलेंस, यानी कि हमको क्या करना है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का टोटल निकालना है और अब क्या करना है, बैलेंस पता करना है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल हमारा कोई एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पर हम क्या बनाए, एसेट का एक अकाउंट बना दिए, ठीक है। हमने जो जर्नल का भी फॉर्मेट सीखा था उसी को ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और उसी में ही हम लोग सीखने वाले कि हम अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर मेरा कोई मशीन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मशीन अकाउंट, फर्नीचर है तो लिखूंगी फर्नीचर अकाउंट, कैश है तो लिखूंगी कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एसेट अकाउंट, ठीक है। और हमने कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस करी होगी साल भर में जिसका कुछ कुछ ऐसा अमाउंट है, यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीजें लिखते हैं वो है ट्रांजैक्शंस, जिसको मैं बाद में भी कवर करूंगी। अभी अपने को सिर्फ सीखना है कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही थी और उसके साइड में अमाउंट्स लिखते जा रही थी, ठीक है। साल के एंड में इन सब चीजों को टोटल करने के बाद यहाँ पे आ रहा था 20,000 रुपए। अब मैं यहाँ पर देखी कि यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते कि हमारे 3,000 थे, 11,000 रुपए थे, ठीक है, और ये वाला अमाउंट हमारे पास अभी नहीं था, ये 6,000 रुपए हमारे पास अभी नहीं थे,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 10,000, 5,000, 2,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। टोटल अगर करूँगी तो 20,000 आ रहा है। यहाँ पे देखूंगी तो यहाँ पे आ रहा है 14,000 रुपए, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में हम लोगों को सबसे पहले ये करना है कि हमको पहले चेक करना है कि हमारा कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड में 4 कॉलम आते हैं, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम आते हैं। टोटल अगर हम देखें तो 8 कॉलम्स है, ठीक है। और हमारा यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, ठीक है। कितने रुपए से बड़ा आ रहा है, दैट इज टोटल यहाँ का कितना बड़ा है, 20,000 रुपए यहाँ पर सबसे ज्यादा है। वेरस यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे है 14,000 रुपए, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में हम लोग को सबसे पहले टोटलिंग यहाँ पे करनी रहती है। जो बड़ा साइड रहता है वो वाला अमाउंट हमको लिखना पड़ता है। यहाँ पे 20,000 रुपए बड़ा अमाउंट है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले 20,000 रुपए और 20,000 रुपए, ठीक है। डेबिट साइड का अमाउंट जो था वो बड़ा था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए दोनों साइड बड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में था 14,000 रुपए, यानी कि अगर नेट डिफरेंस देखा जाए तो कितने रुपए का आ रहा है, वो है 6,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो यहाँ पे नेट डिफरेंस है वो है 6,000 रुपए का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि मेरे 6,000 रुपए जो थे वो कम थे। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे लिए क्या है, एक तरीके का बैलेंस है जो कि साल के एंड में बच रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यानी कि वो बैलेंस जो कि सारे कैलकुलेशन के बाद इक्वल करने में हमको हेल्प कर रहा है। यहाँ पर अमाउंट था 14,000 रुपए, यहाँ पर अमाउंट था 20,000 रुपए। नेट डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6,000 रुपए था, जिसको हम लोग क्या नाम से दिखाते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज की बात करूँ तो हम लोग को अगर डेबिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी रहती है तो उसको हम लिखते हैं टू, ठीक है। और राइट साइड में अगर हमको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी रहती है तो अपन लिखते हैं बाय, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में, और अगर कोई चीज अगर हम यहाँ पर अगर हमारा बैलेंस बचता है तो अपन क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹6,000, ठीक है। लेकिन हमारा अभी यहाँ पे बैलेंस बच रहा है राइट साइड में, तो अपन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज समझ आ गई कि अगर हमारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है, और अगर घट रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पर सारी सिचुएशन देखा जाए तो हमारे एसेट्स जो थे इस बार बढ़ रहे थे, ठीक है। और कुछ ही जो एसेट्स थे जो 14,000 रुपए के थे वो घटे थे, ठीक है। यानी कि हमारे 6,000 रुपए यहाँ पे भी क्या हुआ है, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी, ठीक है, ये अकाउंटिंग का रूल है कि आपका अगर जो बैलेंस है, ठीक है, अगर यहाँ का साइड बड़ा है, ठीक है, दोनों को अगर आप टोटल करके देखते हो तो आपका लेफ्ट साइड वाला बड़ा साइड है, ठीक है, 20,000 रुपए है। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस बड़ा है, ठीक है, भले ही आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 6,000 रुपीज आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका टोटलिंग बैलेंस में डेबिट साइड बड़ा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है। वेयरएज अगर यहाँ पे मेरे 14,000 रुपए रहते और यहाँ पे टोटल रहता 20,000 रुपए, ठीक है, तब मैं उस बैलेंस को क्या बोलती, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर टोटलिंग मेरी क्रेडिट साइड की बड़ी रहती है, अगर ये 20,000 की जगह में कल को 50,000 रुपए रहता, यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपए रहता, मैं यहाँ पे कौन सा बैलेंस बताती कि मेरे अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये वाला बैलेंस जो है, टोटलिंग अमाउंट यहाँ की बड़ी है, वेरस यहाँ की अगर देखा जाए तो यहाँ की छोटी बैलेंस है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है, नॉट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है। तो यार यहाँ पर एक चीज रिकॉर्ड कर लेना कि हमारे पास जो भी लास्ट में बैलेंस बचता है मैनिपुलेट करने के बाद, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्लियरली आप लोग नीचे में नोट कर लेना कि अगर हमारा टोटलिंग, ठीक है, मैं टोटलिंग की बात कर रही हूँ ना कि यहाँ की बात कर रही हूँ, अगर हमारा टोटलिंग
डेबिट साइड का बड़ा आता है क्रेडिट साइड से, तो वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो भले ही क्रेडिट साइड में आया है, लेकिन हमारा बैलेंस क्या कहलाएंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, दैट आवर अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आता डेबिट साइड से, तो हम उसको क्या लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। भले ही बैलेंस हमारा जो है वो डेबिट साइड में बच रहा है, लेकिन क्योंकि टोटलिंग हमारी क्रेडिट साइड की बड़ी आई है, तो अपन क्या लिखेंगे उसको, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैं करके बता रही कि कैसे होगा, ठीक है। मान लो कि हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे थे, उसके अमाउंट हम लोग बगल बगल में लिख दिए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन थी उसको रिकॉर्ड कर लिए थे। लाइबिलिटी की अगर मैं नेचर की बात करूँ, उसके रूल की बात करूँ, तो हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में कि अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको अपन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी मेरी घट रही है तो उसको मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने को अकाउंट बैलेंसिंग करके दिखाना है, यानी कि हमको बैलेंस निकाल करके बताना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे है हमारे पास 4000 रुपए, राइट साइड पे हमारे पास है 5000, 3000 और 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा साइड बड़ा है, ऑब्वियसली बात है कि राइट साइड बड़ा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अमाउंट लिखने वाली हूँ जो कि है टोटल अमाउंट, दैट इज 10,000 रुपीज, 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000। और राइट साइड में भी मैं कितना अमाउंट लिखूंगी, 10,000 रुपए, ठीक है। अब देखा जाए तो 10,000 रुपए और 4,000 रुपए में कुछ एक नेट डिफरेंस बच रहा है, वो है 6,000 रुपए का, ठीक है। अब मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया, आप लोग भी किसी भी अगर फॉर्मेट बनाओगे तो सेम तरीके से फॉर्मेट बनना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आएगा डेबिट, राइट साइड पे आएगा क्रेडिट। इन दोनों हेडिंग्स को लिखना मस्ट है। अगर आप इसको नहीं लिखते तो हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों में हाफ ऑफ नंबर्स उसके काट देते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि 10,000 और 4,000 में कुछ एक बैलेंस बचा है, दैट इज 6,000 रुपीज का। मैंने एक चीज बताई थी कि हमको लेफ्ट साइड पे अगर कोई भी चीज की एंट्री करनी है तो यहाँ पे आएगा 2, और राइट साइड पे अगर कोई चीज की एंट्री करनी है वो है बाय लिख के हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 2 लिख करके अपने को क्या लिखना है, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये बैलेंस कैरिड डाउन जो चीज है ये क्या है, ये कांस्टेंट चलती है, और इसी 6,000 रुपीज को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट की बैलेंसिंग, ठीक है। ये क्या है, ये अकाउंट की बैलेंसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्लियर हो गया कि हमारा जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है। ऑब्वियस सी बात है, भले यहाँ पर हमारा बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में बच रहा है, लेकिन हमारा अगर देखा जाए तो राइट साइड बड़ा था, तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो लाइबिलिटी का इस बार का अकाउंट है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब आई होप सो कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मेट को क्लोज कर देना है, और ये आपको समझ आ गया कि अकाउंट बैलेंसिंग क्या चीज होती है, ठीक है। अगला हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो होने वाला है चैप्टर नंबर 8 जर्नल, ठीक है, जिसके साथ साथ मैं लेजर को भी कराने वाली हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगी कि लेजर भी हो जाए साथ साथ में, बट मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, बट फिर भी आई विल ट्राई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज मेक सो मेनी कमेंट्स, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं सब चीज को हॉच पॉच कर दी हूँ, मुझे प्लीज इस चीज के बारे में अपने रिव्यूज दो, ठीक है। और अगर हो सके आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ्रेंड है जिसको आपको सीखने में मेरे टीचिंग के जरिए से आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझ जाएगा या उसको हेल्प हो जाएगी, तो आप प्लीज उसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।